हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में कहाँ क्या पढ़ रहे थे? महासागर पढ़ना है हमें भी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ये ऐड कर दिए कॉन्टिनेंट्स में हिस्सा है, जिसको आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये घटते हुए क्रम में है ना। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम महासागर को पढ़ते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हमें पता ही है। ठीक है, ये महासागर हमेशा गतिशील रहते हैं। गतिशील होने के कुछ कारण हैं। कारण क्या हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। क्या होता है इनके विषय में हम आगे जानेंगे, पर एक रफली जान लेते हैं। ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं पृथ्वी की गति के कारण, हवा के कारण, है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण किसका? सूर्य और चंद्रमा का, जिससे ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, ये आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे इसको, तो इस पे वार्तालाप चलेगा हमारा। तो अभी के लिए हम अपने महासागर को देखते हैं। प्रमुखतः महासागर 5 प्रकार के होते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये 5 महासागर हैं, जो कि यहाँ पर हम इनका एरिया वाइज दे सकते हैं। सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक, जो कि पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को, मतलब पृथ्वी के महासागर के आधे हिस्से को घेरता है। उसके बाद है आर्कटिक महासागर, 30.5% के साथ एरिया कवर करता है। उसके बाद इंडियन ओशियन, उसके बाद सदर्न ओशियन, उसके बाद है आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आप ये साइज कंपैरिजन देख सकते हैं। ठीक है, महासागर ये पढ़ लिया हमने। अब आते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है, जो कि हमने देखा 46% कुछ है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जो हमने कल भी पढ़ा था। पृथ्वी का में जो सबसे गहरा भाग है, जो जिस महासागर में है, वो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं हम उसको, है ना, मैरियाना ट्रेंच या फिर मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,000 किलोमीटर कुछ था। हमने इसको कल भी देखा था। ये देखिए, ये रहा 11,022 मीटर जिसकी गहराई है। आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र को देखिए। ठीक है, एक बार ये चित्र देख लेते हैं। प्रशांत महासागर देखिए, एक यहाँ से ऐसे बनाइए इसको। ठीक है, ये देखिए, ये और ये दोनों की आपस में मिल रहे हैं, है ना। इसको अगर ऐसे हम ये ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे लाएंगे, अगर इसको हम फोल्ड करते हैं इस तरीके से पूरे ग्लोब को, जो कि पृथ्वी गोल है, गोल ग्लोब पे हम उकेर रहे हैं इसको, तो ये ऐसे वृत्ताकार में दिखेगा हमको। ये वाला हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे मिल रहा है ना। ये दोनों हिस्से एक ही हैं, दिख रहे हैं हमें अलग अलग हैं इसमें। वैसे यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ से जब आगे की तरफ जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे इधर की तरफ हम आ जाएंगे, है ना। तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही जगह जाके मिलते हैं। एक हमने ग्लोब को ऐसे, ग्लोब को एक चित्र को दर्शाने के लिए ऐसे खोल दिया है ना। ठीक है, इसके चारों ओर कौन क्या है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दूसरी तरफ
एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है, जो हमने कल देखा था। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतरहित है तथा यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं इसकी स्थिति भी। अटलांटिक महासागर आकृति एस, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके से घिरा हुआ है। इसकी जो किनारियाँ हैं, इसकी जो तटरेखा है वो दंतुरहित है, मतलब ये नुकीली नुकीली आपको दिख रही है ना, ये ये नहीं, ये नुकीली नुकीली इसके जो किनारे हुए हैं। तो इससे होता क्या है कि नाव को या फिर बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उनको ना इसमें आसानी से यहाँ एंटर कराया जा सकता है, इनमें एंटर कराया जा सकता है ना। यहाँ डॉज बना लिए जाते हैं ना, तो यहाँ पे एंटर करा के अपना जो भी उनको माल लादना है उतारना है वो उस तरीके से शिपमेंट कर सकते हैं वहाँ से। आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की तरफ। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है, अभी देखेंगे। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है, 60 डिग्री अक्षांश। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर से चिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये छिछला जल मिलता है जहाँ पर प्रशांत महासागर और ये आर्कटिक महासागर एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। ठीक है, ये इनकी स्थिति जान लेते हैं। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार की स्थिति में है ना। उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका से घिरा हुआ है, या दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं आप, वहाँ से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के पास है, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर स्पेस से हम देखते हैं तो पृथ्वी का रंग हमें नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह दिखाई देता है। नीला पृथ्वी से हमें मतलब स्पेस से हमें देखने पर या फिर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, भूमि की मात्रा जल की तुलना में कम है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका 71% भाग ये जल है और ये 29% भाग जो है ये पृथ्वी या फिर भूमि है। ठीक है, जिस पर सारे महाद्वीप हैं। जलमंडल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल के सभी रूप स्थित हैं। इसमें नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जल वाष्प भी सम्मिलित है।
70% में सारी नदियाँ, झीलें, नदियाँ, भूमिगत जल सब कुछ सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर मान लीजिए 100% जल है, उसमें से 97% जो है वो महासागरों में पाया जाएगा। बाकी 3% जल हमें ग्लेशियर में, नदियों में, जलवाष्प में, है ना, और भूमिगत जल, इन सब में हमें 3% भाग मिलेगा। आप समझ सकते हैं कितना कम है। 3% भाग है जो हमारे पीने योग्य है, जिसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मानव के उपयोग में आ सकता है। सिंचाई का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं नदियों के, जो हमने अभी देखा, यही कारण है कि नीले गिरने के बावजूद हम पानी की, हाँ, जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि अधिक पानी लवणीय है या फिर सॉल्टी है, जिसको हम पी नहीं सकते। बहुत कम पानी ऐसा है जिसको हम पीने लायक है, जिसको हम वेस्ट के रूप में भी बहाते जा रहे हैं, जो कि हमें भविष्य में ये भी पीने के लिए नसीब नहीं होगा। इसलिए पानी को सुनियोजित तरीके से उपयोग कीजिए, जिससे कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए जल बचा रहे, है ना। इसीलिए बोलते हैं सेफ वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, हमें पता है, क्योंकि हम जहाँ सांस ले रहे हैं वो भी एक एयर है, जो कि हमारी पृथ्वी के आसपास फैली हुई है, जिससे हम सांस ले पा रहे हैं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो इस सारी लेयर को, जैसे CO2 हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, O2 हो गया, हीलियम हो गया, इन सब गैसों की एक लेयर बनी हुई है ना, लेयर बनी हुई है। तो इन लेयर को हम क्या कह रहे हैं? वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी हमें बचाती है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य 5 परतों में बांटा गया है। के आधार पर इन 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ से हमने लेयर को विभाजन कर दिया है कुछ तथ्यों के आधार पर, जो हैं घटक हैं कुछ, तापमान, और अन्य घटक हैं, तापमान, दाब, ये सब घटक हैं जिनके आधार पर खुला कर दिया है। तो क्षोभ मंडल पहला है, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, तूफान, है ना, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? उल्कापिंड, या फिर आपका जो क्या कहते हैं, ओजोन लेयर पाई जाती है, वो भी समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से हमें बचाती है। ठीक है, आगे की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो कि अच्छे से डिटेल में समझेंगे, इसलिए आप अभी इतना ही समझिए। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। आयतन के आधार के अनुसार नाइट्रोजन 78%, 21%। अब इन सबको एक बार पढ़ सकते हैं, है ना।
जो कि यहाँ डायग्राम में भी दे रखा है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 1% एंड ऑल अदर गैसेस है। ठीक है, ये कुछ जानकारियाँ हैं जो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए आवश्यक है, पर एक लिमिट में। अगर लिमिट से ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है, जो कि पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, ये घनत्व घटता जाता है। घनत्व बेसिकली होता क्या है? डेंसिटी। मतलब ये समझिए, एयर सबसे ज़्यादा घनी अवस्था में कहाँ होगी? पृथ्वी के पास, या पृथ्वी पर भी कहाँ? समुद्र के पास, समुद्री एरिया के पास। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे, एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, सांस लेना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए पर्वतारोही जो जाते हैं एवरेस्ट पे, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर कम लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो उससे वो ऑक्सीजन ले सकें। आप जानते हैं ये लिखा हुआ है, घनत्व कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। एक ऐसा स्थान, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं। ये साइंस थोड़ा है इसमें, कि हमेशा जो प्रेशर है या टेम्परेचर है, हाई से लो की ओर चलता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। ठीक है, टेम्परेचर हो गया या फिर प्रेशर हो गया, वो हमेशा हाई से लो की ओर रन करता है। जैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पे वायु कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो होगा क्या? यहाँ से वायु, जो अधिक वायु है, वो इस यहाँ पे जो खाली वायु को भरने के लिए यहाँ से चलेगी, और यहाँ पे जब तक चलती रहेगी, या तो दोनों में बैलेंस हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, है ना। तो इस लो प्रेशर को यहाँ से चलने वाली वायु हाई प्रेशर बना देगी। ठीक है, तो हमेशा प्रेशर जो है हाई से लो चलता है। जब हाई से लो की तरफ प्रेशर जाएगा तो क्या होगा? या फिर हवा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर मतलब वायु बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु है, यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे डेंसिटी वायु की ज़्यादा है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर। यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ वायु कम है, तो यहाँ और लो प्रेशर। अगर यहाँ से वायु जाएगी तो कैसे जाएगी? हवा से जाएगी। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? पवन। गतिशील वायु को पवन बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी। जीवमंडल क्या होता है? वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल, तीनों का एक ऐसा भाग जहाँ पे ये तीनों चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो कि जीवन संभव बनाती हैं, उसको जीवमंडल कहा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। प्रजातियाँ हैं, सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, जल का स्तनधारी तक है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। मतलब क्रीचर्स में, और एनिमल, या फिर जंतु जगत में एनिमल हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब आते हैं। पादप जगत में आपका ग्रीनरी आती है। ग्रीनरी मतलब पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है,
व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी के ये 3 परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलूंगा भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए ये एरिया है, मिट्टी है यहाँ, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, इस पर पेड़ उगे हुए हैं। अगर हम इनसे पेड़ों को काट देंगे ना तो यहाँ से मिट्टी का जो है ना रिसाव होने लगेगा, मिट्टी यहाँ से बहने लगेगी। तो ये पेड़ों पे जो हम खेती करते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं तो सारे पेड़ नहीं, सॉरी, पहाड़, वो सब गिर जाएंगे, है ना, जिससे वहाँ पे रहना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे मिट्टी, मतलब पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को जमा के रखते हैं, जमाव का कार्य करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों एवं नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं रहा। तो हमें भी न ये कूड़ा कचरा नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर ही उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, न कि किसी और के ऊपर। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, यद्यपि हमें भी वो नुकसान पहुंचाता है। तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है ना। जैसे आजकल हम देख रहे हैं जंगलों को काटा जा रहा है, उनकी जगह पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, या फिर खेतों को हटा करके वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, है ना, उत्खनन कर रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है। तो इनसे होता क्या है, हमारे प्राकृतिक जो है संसाधन है उनका अवशोषण हो रहा है, जो कि हमें भविष्य में जिनके द्वारा हम जीवित रहेंगे उनका अभी से शोषण हो रहा है। तो हमें इनको बचा के रखना चाहिए ताकि हम आने वाला भविष्य बेहतर हो। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।